तो हियरिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेंस है हमारे बॉडी का, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, सबसे जुड़ते हैं। और बच्चों फैमिली के अलावा जिनके अपने पैशन हैं कि हमें अपना कोई म्यूजिशियंस है तो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए उसको हियरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर कोई सिंगर है तो उसे भी अपनी आवाज़ों को खुद सुन के उसे जज करना पड़ता है कि अच्छा, मैं अच्छा गा पा रहा हूँ कि नहीं। जब वो अपने आप को मोटिवेट कर पाता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, तभी वो पब्लिक में आता है गाने के लिए। जैसे कि मुझे पता है कि मैं अपने आप को सुन पा रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो एक सेंस क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं अब पब्लिकली आके आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। सोचिए उनके बारे में जिनके पास में ये हियरिंग सेंस था और वो खो गया। बहुत लोगों को ये सेंस अचानक खो जाता है, बहुत लोगों का ये सेंस धीरे 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 पता नहीं चलता और खोता जाता है। जब ये सेंस उनका 50% से ज्यादा खो जाता है तो वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, बाकी सारे लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और लाइफ उनका इजी नहीं रहता। वो देखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन उनको वो अंदर से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हियरिंग प्रॉब्लम ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, जो दर्द नहीं करता, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होता फिजिकली, लेकिन मेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को क्यों आपके हियरिंग के बारे में सोचना चाहिए, इसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हियरिंग जो हमारा है ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है और हर लोग अपने हियरिंग को एक यूनिक तरीके से डेवलप करते हैं। बहुत लोग अपने हियरिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, बहुत लोग हियरिंग ट्रीटमेंट को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, ये सारे लोग हियरिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हैं और हम लोग हियरिंग ट्रीटमेंट करते हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होता है। तो एज ए हियरिंग स्पेशलिस्ट हमारा भी ये प्रोफेशन है। जिनको हियरिंग लॉस हो जाता है उनका कम्युनिकेशन करने का जो एबिलिटी है और सुनने की जो एबिलिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वो बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं और इन चीजों की वजह से उनका जो इमोशनल स्टेट है, उनके उनके जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट है, वो बहुत कम हो जाता है। और इन सारे एबिलिटीज के कम हो जाने की वजह से वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो बहुत ही कम गैदरिंग में जाएंगे, बहुत ही कम लोगों से मिलेंगे। उनका जो अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है लोगों से बातचीत करने का, वो लो होता चला जाता है। क्योंकि जो लोगों से भी वो बात करते हैं कि वो जानते हैं कि मैं सुन नहीं पाऊंगा, तो लोग जो भी उनसे बात करते हैं उनका भी या तो पॉजिटिव रिएक्शन से रहता है या तो निगेटिव रिएक्शन से रहता है, जिसको बोलते हैं कि हाँ, कोई हेल्पफुल सपोर्ट देता है, कोई अनहेल्पफुल सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात कर रहा है और सामने वाले को पता है कि इनको सुनाई नहीं देगा, तो वो अपने आप को स्लो मोशन में बात करेंगे या तो जो वर्ड प्रोनाउंस करेंगे उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करेंगे कि सामने वाले को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ये हेल्पफुल नेचर हो गए। जो अनहेल्पफुल नेचर्स हैं वो ये हैं कि अगर एक बार कोई बोला और सामने वाला अगर नहीं सुना तो दूसरी बार रिपीट ही नहीं करेंगे और बदले में वो खुद गुस्सा हो जाएंगे कि मैं बोल रहा हूं और तुम्हें सुनाई नहीं देता। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं। जितने भी हम हियरिंग स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास पेशेंट्स आएंगे, वो बताएंगे कि हमारी फैमिली में ही अनबन हो जाती है। हम लोग जब बात करते हैं ये मुझे कुछ बोलते हैं, मैं कुछ और समझता हूँ और इसमें थोड़ा बहुत वो फाइट वाला रिएक्शन आ जाता है। तो कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें जब एक फैमिली लेवल तक पहुंच जाती हैं, ये हियरिंग प्रॉब्लम जब फैमिली लेवल तक पहुंच जाता है तो जो इमोशन लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि फैमिली लेवल, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, लोग कुछ भी कहें, सब कहते हैं लोग कुछ भी कहें, फैमिली वाले ठीक है तो ठीक है, अपने फैमिली के साथ सब खुश है। लेकिन जब फैमिली में ही अनबन शुरू हो जाता है तो जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होता है उनका इमोशनल स्टेट बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आने लगता है, हमेशा अपने आप में एक शर्मिंदगी फील होती है।
और अपने आप को वो उनके लगता है कि मैं सबसे कमजोर हूं। मेंटली कमजोर नहीं है, बॉडी से कमजोर नहीं है, इंटेलिजेंस उनका वैसा ही है जैसा था, लेकिन अब ये सुनाई देने की कमी हो जाने की वजह से उनका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है, इमोशनल बिहेवियर या तो फिजिकल बिहेवियर, ये दोनों कमजोर हो जाते हैं। उनका अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कमजोर रहता है। वो दिखता है उनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो नॉर्मल लगता नहीं है। तो इस वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, अपने आप को हमेशा आइसोलेट कर लेंगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, और इन सब का साइड इफेक्ट होता ही होता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अगर कोई बात कर रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। अच्छा, नेबर सोचते हैं कि अगर एक दूसरे पर कोई चिल्ला रहा है तो नेबर सोचते हैं कि वो झगड़ा कर लिए है या लड़ाई हो गई है घर में। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जो सुन नहीं रहा है उसके लिए दूसरे सामने वाले जो हैं वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, और जब वो ऊंची आवाज में बोलते हैं तो जिनको सुनाई नहीं देता उनको लगता है वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, क्योंकि जो बोलने वाले होते हैं, जो जब कोई भी ऊंची आवाज में बोलता है तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से चेंज होते हैं कि लगता है कि कोई गुस्से में है, और इसकी वजह से अनबन ज्यादा होता है। अब फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, सही जगह पे पहुंचेंगे, सही लोगों से मिलेंगे, तो सॉल्यूशन आपको 100% मिल सकता है। अच्छा, हियरिंग लॉस अगर जिसको हो जाता है या हियरिंग लॉस के ऐसे बहुत सारे रीजंस भी हैं, मेडिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे मेडिकल कनेक्शंस भी हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है, मैक्सिमम पेशेंट जो आजकल हियरिंग लॉस के आते हैं ओल्ड एज में 65 या 70 के, उनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, या तो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा नॉइस एक्सपोजर रहा होगा। ये सारे रीजंस हैं जो उनको सुनाई देने का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सुनाई देने का प्रॉब्लम अगर जिनको होता है और ट्रीटमेंट ना हो तो उनको भूलने की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, उनका अपना बॉडी बैलेंस जो है वो भी थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा। और जिनको सुनाई कम देता है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल हियरिंग पर्सन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। आज आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं कि हियरिंग लॉस एक रियली कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें ध्यान देना चाहिए या ऐसे ही नॉर्मल सा है। तो अभी हम आपके सामने जो फैक्ट्स रखेंगे उससे थोड़ा सा आपको ये जरूर सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, आपको भी कुछ करना चाहिए। जो वर्ल्ड हियरिंग डे हमारा कल है, और हम ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं कि लोग अवेयर रहें इन सारे प्रॉब्लम से। और हमारा टारगेट है कि ये अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं इससे आप अवेयर हों और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने कम्युनिटी और अपने एरिया में लोगों को अवेयर करें कि कैसे बचा जाए हियरिंग प्रॉब्लम से। तो पूरी दुनिया में कम से कम 46.6 करोड़ पीपल हैं, 46 से 47 करोड़ लोग जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है। अब अगर इसको मैं पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 5% लोग जो वर्ल्ड में हैं पूरी दुनिया में, उस 5% पॉपुलेशन को हियरिंग लॉस है या होगा आने वाले समय में भी। उसमें से 43 करोड़ लोग एडल्ट्स हैं जो 40 इयर्स या 30 इयर्स एंड अबव हैं या 60 इयर्स एंड अबव हैं, और 34 करोड़ बच्चे हैं जिनको बचपन से ही हियरिंग लॉस हो जाता है या तो बाद में कुछ कारणों से हियरिंग लॉस हो जाता है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिसर्च के द्वारा कि आने वाले समय में 2030 तक तो 2030 तक ये नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि लोग इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो ये और बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर्स जो है वो है कम से कम 63 करोड़ 2030 में, और 2050 में
ये 90 करोड़ पहुंच जाएगा, इंडिया के पॉपुलेशन के कुछ 80% के आसपास। और अगर हम चाहें, जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें जितने लोग हैं, अगर हम इन सब का ट्रीटमेंट करना चाहें, पहली बात कि सबका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग रूरल एरिया, बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे हम ऑडियोलॉजिस्ट पहुंच नहीं पाते, या तो वो लोग ऑडियोलॉजिस्ट तक पहुंच नहीं पाते, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से, जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, फैमिली जानती है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इसका सोल्यूशन है क्या, इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या। तो अगर हम इन सारे लोगों को ट्रीटमेंट करना भी चाहें, तो जो कॉस्ट आएगा वो US डॉलर में 750 बिलियन है। मतलब ये कम से कम 7,500 करोड़ डॉलर लगेगा इन सारे लोगों को ट्रीटमेंट देने में, आज इन लोगों को सुनाई देने के लिए हेल्प करने में। अच्छा, इंडियन सिनारियो देखें, अपने भारत में कितने लोग हैं। अपने भारत में नियरली 6.5 करोड़, 6.3 मिलियन, नियरली 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको सुनाई देने का प्रॉब्लम है। और ये रिपोर्ट हमें टाइम्स ऑफ इंडिया से मिला था। अच्छा, वर्ल्ड में अभी ये तो कुछ पुराना है, नया नया रिपोर्ट भी हमारे पास में आया, जो USA में किया लोगों ने। वहां के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जितने भी एडल्ट्स हैं 60 इयर्स के ऊपर, उसमें हर 6 में से 1 लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम होता है या तो शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें वो मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दोनों वो फेस करना शुरू कर देते हैं। हर एक पर्सन, 6 में से 1 लोगों को मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से। और ये एक दुनिया का 3rd सबसे मोस्ट फिजिकल प्रॉब्लम है दुनिया में। एक मतलब हियरिंग लॉस जो है, ये दुनिया का 3rd सबसे मोस्ट कॉमन फिजिकल कंडीशन है जो आज के समय में लोग फेस कर रहे हैं। और दुनिया में आज के समय में कम से कम 75 करोड़ लोग हियरिंग से प्रभावित हैं। सुनाई देने का प्रॉब्लम 75 करोड़ लोगों को है। तो अगर आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके किसी अगल बगल में किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो ये मत सोचिए कि वो एक अकेले हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली नजरों से ना देखें, उन्हें फ्रेंडली बनाएं, उन्हें हेल्प करें, सॉल्यूशन दें, उन्हें हियरिंग स्पेशलिस्ट के पास में ले जाएं और देखें कि क्या सॉल्यूशन दिया जा सकता है। अच्छा, एक समय में, आज के समय में एक ट्रेंड चला है, जितना भी आप देखेंगे, सैमसंग कंपनी हो, चाहे इंडिया में तो MI वगैरह भी हैं, आजकल ईयरबड, हेडफोन, ईयरफोन बहुत चला है। ये सब लोग बताएंगे कि हाँ, मेरे ईयरफोन से इतना अच्छा सुनाई देगा, इतना लाउड सुनेंगे, इतना साफ सुनाई देगा। लेकिन ये सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि साइड इफेक्ट्स क्या होगा। जितने भी यंगस्टर्स हैं आज के समय में, उनमें ट्रेंड है कि इफ आई एम वेयरिंग हेडफोन्स आई विल लुक कूल, if I'm wearing headphones and talking to people, they will find me modern. Now children are sleeping with headphones. Everyone you see, they are traveling, they are wearing headphone, or they are wearing the Bluetooth devices connected to their phone or something. So most of the people are going into these headphones. And what research says? Research says that if you are wearing a headphone, you should not put the maximum volume more than the 60% of the allowed volume in your headphone or in your earphone. And for timing, if you are wearing the headphone, you should not wear it for more than 1 hour, 60 minutes. So if you are wearing the headphone, you should wear for 45 to 60 minutes and not at max volume. The maximum volume should be more than 50% of its volume, which is somewhere 60%. And give break in between. You are enjoying your headphone, you are enjoying your earphone, but don't keep on going and wearing it. Sometimes it hurts. It physically hurts, but they feel that it is cool, I'm enjoying, so they don't remove it. Trust me, these reasons will cause a number which will develop in a very
fast speed. So it is expected that in future nearly 1.1 billion young people will be getting hearing loss. So these are the risk factor. मतलब nearly 100 करोड़ लोग डेंजर मोड में हैं हियरिंग लॉस पाने के लिए। और उसका रीजन क्या है? हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड मैक्सिमम यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स। अच्छा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि जो एडल्ट्स हैं उनमें हियरिंग लॉस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे मेन रीजन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज। आज के समय में सब लोग, अब जो लोग ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस है, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारा नॉइस है, गवर्नमेंट का रूल है कि आप को हियरिंग प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस एंड एजुकेशन की कमी है। उसकी वजह से वो जो हियरिंग प्रोटेक्शन है दिया तो गया है, वो दिखाने के लिए पहनते हैं लेकिन बाद में निकाल देते हैं। उनको रियलाइज तब होता है कि हियरिंग प्रोटेक्शन करना चाहिए था जब वो ये फेस करने लगते हैं कि लोग बोल रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उसके अलावा एजिंग की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। अब एजिंग में बहुत सारे रीजंस भी हैं जो इन सारे फैक्टर्स को क्रिएट करते हैं जिसके कारण से हियरिंग लॉस होता है। हेरिडिटी है, आपकी फैमिली के हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली में अगर कोई आपके दादा और या तो आपके नाना, आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, किसी को अगर ऐसा हियरिंग प्रॉब्लम था तो चांसेस रहता है कि हियरिंग लॉस बच्चों में भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप फ्रीक्वेंट टेस्ट कराते रहें। किसी को अगर इंजरी वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और आपके कान के साइड में चोट लग जाए या कान के पीछे चोट लग जाए, वहां पे बोन वगैरह होता है, अगर वो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। या कोई बहुत बीमार हो जाए जैसे जॉन्डिस वगैरह हो गया या तो हाई फीवर हो गया या बहुत सारे ऐसे सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। और एक और भी रीजन है जिसको लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, मेडिकल ड्रग्स। जो आप लोग दवाइयां लेते हैं बहुत सारे चीजों के लिए, उन सारी दवाइयों की वजह से भी उसका जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है हियरिंग लॉस। अच्छा, इन सारे में सबसे ज्यादा अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा नॉइज एक्सपोजर ही है जो हियरिंग लॉस करता है, और एज 28% करता है, इंजुरी थोड़ा कम है। और देखिए, बच्चे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म से ही हियरिंग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मतलब वो जन्म कर लेते हैं तो उनको हियरिंग प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ऐसा बॉडी डेवलप होता नहीं है, ऐसे जो बच्चों को हियरिंग लॉस जन्म से भी होता है उनके भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हियरिंग लॉस, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ हियरिंग लॉस तो केवल उम्र हो गया मेरा इसलिए मुझे हियरिंग लॉस, मैं ओल्ड हो गया हूं इसलिए तो अब उम्र हो गया है तो हियरिंग लॉस होगा ही। ऐसा नहीं है, सबको हियरिंग लॉस नहीं होता, सबको हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। आपके अगल बगल में आपके फैमिली में भी देखते होंगे, सबको हियरिंग लॉस है क्या? नहीं है ना, सबको हियरिंग लॉस नहीं होता। ये उन्हीं लोगों को होता है जो इन सारे कंडीशन, जो रीजंस मैंने अभी मेंशन किया, इन सारे कंडीशंस में रहते हैं तभी उनको होता है। हाई डोज मेडिकेशंस की वजह से, नॉइसेस की वजह से, इंजरीज की वजह से ही हियरिंग लॉस होता है। इसीलिए ये भी पॉसिबल है कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? अगर आप जानेंगे तब तो। आपको पता ही नहीं है कि हियरिंग लॉस को प्रिवेंट किया कैसे जा सकता है, हियरिंग का प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो करेंगे ही नहीं। नहीं करेंगे, ये बढ़ेगा, होगा आपको हियरिंग प्रॉब्लम। अभी आप इंजॉय कर रहे हो अपने म्यूजिक को, अपने लाइव कंसर्ट्स को, डीजे म्यूजिक को, और आने वाले समय में जब ये आप कंटिन्यू करोगे थोड़ा 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 करके ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो अनएक्सपेक्टेड कॉजेज हैं हियरिंग लॉस का, मेडिकेशंस, इस पर ध्यान बहुत ही हमारे लोग बहुत ही कम देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या तो हमारे जो दादा दादी थे, मेरे बचपन में भी जब हम शुरू शुरू में मोबाइल आता तो हम भी ईयरफोन लगा के सुनते थे, तो उन लोगों को इतना अवेयरनेस था कि अगर आप कान में कुछ लगाए हो तो ये कान को खराब कर देगा। तो उस चीज के लिए वो डांटते थे कि हाँ बहुत ज्यादा कान में कुछ लगा के मत रखो, कान खराब हो जाएगा। या तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि मोबाइल पे बहुत ज्यादा देर तक मत देखो, आंख खराब हो जाएगा। तो जो बुजुर्ग लोग थे ये हमेशा ये बताते रहे हैं, भले उनको साइंटिफिक रीजन पता हो या ना हो, लेकिन वो सही थे।
वो अननोन होने के बाद भी जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या जो भी हमारे साइंटिफिक बुक्स जो लोग वो लोग जानते थे या सुनते थे, उससे उन लोगों को पता है कि हाँ नॉइसेस हियरिंग लॉस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज तक बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जो दवाइयां वो लेते हैं वो भी हियरिंग लॉस का एक बड़ा रीजन है। आप जो दवाइयां लेते हैं उसमें आप देखो, आज के समय में जैसे कोविड-19 के लिए जो हाइड्रोक्लोरोक्विन आया है, क्विनिन आया है, इन सारे पर भी रिसर्च हुआ और पाया गया कि इन लोगों में भी जो हाई डोज मेडिसिन लिए, उनमें कुछ लोगों को टिनाइटस और हियरिंग लॉस दोनों हो गया। टिनाइटस होता है एक रिंगिंग साउंड या बजिंग साउंड, कान में अपने आप ही आवाज आना कान में। तो ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं, जब वो दवाइयां लेते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, सर भारी होने लगता है और सुनाई देने में थोड़ी कमी हो जाती है, या तो कान में कुछ आवाज बजने लगता है अपने आप। तो ये अगर चीजें होती हैं तो आप समझ लो हो सकता है कि आपने जो दवाइयां रिसेंटली ली है उसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम कोल्ड वगैरह में लेते हैं, बहुत जल्दी जाएंगे कोल्ड में, कहेंगे एंटीबायोटिक्स दो ताकि मेरा कोल्ड बढ़े ना, सर्दी खांसी, ये सर्दी ज्यादा हो ना, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो दे देंगे। तो माइसिन ग्रुप की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो एंटीबायोटिक्स की तरह दी जाती हैं। उनका बड़ा ही साइड इफेक्ट गंदा होता है, वो तुरंत सडन हीयरिंग लॉस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो हीयरिंग लॉस हम रिवर्स भी नहीं कर पाते। ईएनटी डॉक्टर्स बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह मेडिकेशंस वगैरह देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्स नहीं होता। साइड इफेक्ट मेडिकेशंस का बहुत खराब होता है। बहुत सारे केमोथेरेपी ड्रग्स हैं, जब आप केमोथेरेपी देते हैं तो उसका जो रेडिएशन वगैरह है, अगर वो कान के आसपास है या उसके नर्व्स पे पड़ता है तो वो कान की हीयरिंग को खराब कर देता है। अच्छा, कुछ नए रिसर्च भी हुए इस पर, केमोथेरेपी पर। उन लोगों ने कहा कि जो केमोथेरेपी है, दवाइयां जो दे रहे हैं उसका डोज कितना दे रहे हैं और कितना फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं और उनका लोकेशन पोजीशन क्या है। तो अगर ये चीजें केमोथेरेपिस्ट अगर जाने कि अगर हम डोजेस कम करें, लोकेशंस को थोड़ा सा बैलेंस करें, तो इसका इफेक्ट कम हो सकता है। तो अगर आप कोई भी आपके फैमिली में है जो केमोथेरेपी ले रहा है, तो मेरी इस बात को जाके आप डिस्कस कर सकते हैं आप अपने थेरेपिस्ट से, कि इन सारे चीजों पर थोड़ा सा वो भी अपना ध्यान दें कि इसका साइड इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, और भी है कि किसी को सर दर्द हो गया, किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को छोटी मोटी चीजें होगा तो वो तुरंत जाके पेन किलर्स ले लेंगे। पेन किलर्स बड़ा फेमस है अपने तरफ। किसी को कुछ भी हुआ पेन किलर्स ले लो, डॉक्टर से कोई पूछता भी नहीं है। अगल बगल में जो दुकान है वहां जाएंगे, वहां से उठाएंगे और खा लेंगे। अब उनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी दवा खाना खाने से पहले खाना है, कौन सा दवा खाना खाने के बाद खाना है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता। पेन रिलीवर्स का भी बहुत ही इफेक्टिव रीजन, मतलब बहुत ही असर पड़ता है हमारे हियरिंग नर्व्स पे, हमारे हियरिंग सेल्स पे। ये सबको एक नम कर देते हैं तो हियरिंग नर्व्स को खराब कर सकता है। और ड्यूरेटिक्स हैं जो हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल को मेंटेन करते हैं। ड्यूरेटिक्स मेडिकेशन ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग्स अगर हमारे किसी बॉडी के टिश्यूज में है वहां पर दिया जाता है। इनकी वजह से भी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप अगली बार जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए था, इस पर ध्यान दें। अच्छा, डेंजरस साउंड लेवल क्या होता है, कब हम जाने कि जो लाउड साउंड है वो ज्यादा ही लाउड है। तो दुनिया के हर एक गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है, मैक्सिमम कंट्रीज ने, कि अगर आपके काम करने के एरिया में जो नॉइस है वो 85 डेसिबल से ज्यादा है तो वो आपको आपके हियरिंग को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप किसी भी, आजकल तो मोबाइल फोन में भी ऐसे ऐप आते हैं जिसको आप डाउनलोड करके जिस एरिया में भी खड़े हैं वहां देख सकते हैं कि वहां का नॉइस लेवल कितना है। तो अगर आप अपने काम पर जाते हैं और अगर पाते हैं कि नॉइस लेवल बहुत ज्यादा है तो आप वहां पे हियरिंग प्रोटेक्शन वगैरह यूज करेंगे तो फायदा होगा। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं हर एक चीजों का नॉइस बहुत ज्यादा होता है। जैसे मोटरसाइकिल है 90 डेसिबल है, आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं वो 80 डेसिबल का साउंड है। तो हमारे इंडिया में एक और रीजन है जो ट्रैफिक पे नॉइज हॉर्न है। मैं तो चाहता हूं कि कोई गवर्नमेंट ये करे कि जितने भी ट्रैफिक का
हॉर्न का नॉइस है उसको बैन कर दें, या तो अलाउ तभी करें जब इमरजेंसी हो। ये जो ट्रैफिक में लोग रहते हैं, सोचिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो आपके प्रोटेक्शन के लिए काम करे, लेकिन उनका प्रोटेक्शन कौन करे? आप लोग जब चलाते हो, आपका बाइक हो, कार हो या जो भी, आप हॉर्न पे हॉर्न लगाते रहोगे। आप अंदर बैठे हो, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन जो बाहर हैं, जो बाइक चला रहे हैं, जो साइकिल से चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, जो बच्चे स्कूल से पैदल जा रहे हैं, इन सब को आपका ये हॉर्न उनके हियरिंग को डैमेज कर सकता है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और इन सबको प्रभावित होने से बचाइए, और ये कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले दो लोग हैं, एक बड़े आसानी से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं जो अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं उनका ध्यान नहीं एकत्रित हो पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर अटेंशन। So the reason is the one person is wearing headphone, he's protecting his hearing, so he's able to give proper attention. The other person is not wearing any protection, so he's not able to put his all attention on the job what he's doing. Excuse me. अच्छा, हियरिंग लॉस कैसे हो जाता है? अभी ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आवाज अगर बड़ा है तो उससे हियरिंग लॉस कैसे हो जाएगा। तो हमारे कान में पर्दा, कान का पर्दा तो सब सुने होंगे। कान के पर्दा के पीछे छोटे छोटे बोन होते हैं, बोन के पीछे हमारा हियरिंग सेंटर होता है जिसको बोलते हैं कॉक्लिया। उसके अंदर में बहुत ही छोटे छोटे हियरिंग सेल्स होते हैं। हमारे हर एक सेंस के लिए कुछ न कुछ सेंस बर्ड तो होते होंगे ना, जिससे वो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं जो वो ब्रेन को लेके जाता है। तो वैसे हियरिंग के अंदर में जो कॉक्लिया होता है उसमें छोटे छोटे हियरिंग सेल्स होते हैं। वो हियरिंग सेल्स के नीचे नर्व्स जुड़े होते हैं जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन हियरिंग का लेके जाते हैं। जब आप बहुत देर तक नॉइस से एक्सपोज होते हैं, खास करके जो नॉइस 90 डेसिबल या ऊपर वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हियरिंग सेल्स को है वो जितना ज्यादा फोर्स करते हैं मूव करने के लिए, फोर्सफुल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। और ये डैमेज परमानेंट होता है, ऐसा डैमेज होता है कि रिकवर नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब उनको ये प्रॉब्लम्स होंगे तो कुछ एरिया जो हियरिंग एरिया है वो कुछ एरिया खराब होते हैं। तो लोग जब उनसे बात करेंगे तो वो कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि ये बहुत लाउड है? अगर आप किसी इवेंट में हैं, जैसे शादी वगैरह में आप गए हो, या तो आप किसी भी कंसर्ट में गए हो, कहीं भी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत नॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपको लाउड बोलना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे नॉइस लेवल ज्यादा है। अगर आपको ये करना पड़ रहा है कि जब भी आप बात कर रहे हो, जो आपसे बोल रहे हैं उनको आप सुन नहीं पा रहे हो, उनकी आवाजें मफल्ड लग रही हैं, आपको उनके पास जाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां का नॉइस ज्यादा है। अगर आपको इतना आवाज हो जाए कि कान में दर्द हो जाए, या तो कान में जैसे सीटी जैसी आवाज आने लगे, तो समझ लो वो नॉइस बहुत ही ज्यादा है। इसमें अगर आप 1 घंटे से ज्यादा रह गए तो हियरिंग डैमेज हो सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने लायक है, साइंटिफिकली आप देखेंगे कि 85 डेसिबल का साउंड अगर 8 आवर्स तक, आप 8 घंटे तक हर रोज एक्सपोज होंगे तो हियरिंग लॉस कर सकता है। लेकिन अगर 5 डेसिबल और ज्यादा कर दो तो उसका इफेक्ट आधे, जितना घंटा था, जितना आवर्स था, उसका हाफ टाइम में ही वो सेम इफेक्ट करेगा। तो 90 डेसिबल का साउंड अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो 4 आवर्स में ही वो आपके हियरिंग को डैमेज कर सकता है। 95 डेसिबल वो 2 घंटे में ही डैमेज कर सकता है। 100 डेसिबल 1 घंटा काफी है 100 डेसिबल साउंड को कि आपके हियरिंग को डैमेज कर दे। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि कितने लाउडनेस लेवल में आप खड़े हो, कोई प्रोटेक्शन आपने लिया है या नहीं। और देखेंगे सारे जो भी स्पीकर बूफर वाले हैं वो अपना प्रमोट करेंगे, कितना लाउड चाहिए, और लाउड लो, मैक्सिमम लाउडनेस, वो लाउडनेस पर ही प्रमोट करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि हाँ, लाउडनेस से आपको बचना भी है। और जितने भी पार्टीज हैं या तो जो लाइव कंसर्ट्स है, वहां पे सब लाउडनेस को ही प्रेस करेंगे, और ज्यादा लाउड। लेकिन जो और ज्यादा लाउड है वो और ज्यादा खराब करेगा, बचिए इससे। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो धीरे 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 लूज कर जाएंगे, वो फेंट होता जाता है। बात करेंगे तो धीरे 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 कम होगा, पता नहीं चलता, लेकिन अंदर अंदर वो कम हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जब हियरिंग लॉस होता भी है तो शुरुआत में उनका क्या रहता है रिएक्शन, कह रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है, हमारे फैमिली मेंबर या ये लोग जो है ना वो बात सही से नहीं करते, बोलेंगे तो मुंह में ही रह जाएगा इनका आवाज।
मम्बल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मम्बल वो नहीं कर रहे, मम्बल आप सुन रहे हैं। तो उनका हियरिंग पैटर्न मैक्सिमम जो लोग हैं, अब यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ जनरली ये ग्राफ जो है ये 10 और 20 के बीच में रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जैसा। लेकिन मैक्सिमम लोगों में जिनको भी एजिंग की वजह से या नॉइस या ड्रग्स की वजह से हियरिंग लॉस होता है, उनका हाई पिच के साइड में हियरिंग नीचे आ जाता है और लो पिच के साइड में हियरिंग नियर नॉर्मल रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो सुनते तो हैं, 50% ऑफ अल्फाबेट जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो आर्टिकुलेट करते हैं, 50% ऑफ अल्फाबेट उनको सुनाई देता है, और 50% या 30% अल्फाबेट डिपेंडिंग ऑन देयर पैटर्न ऑफ लॉस वो सुनाई नहीं देता। तो उनको लगता है मैं सुन रहा हूं, और जो चीजें वो नहीं सुन रहे हैं वो उसके बारे में सोचते हैं कि सामने वाला मम्बल कर रहा है, मुंह में ही बोल दे रहा है, साफ नहीं बोल रहा है। तो अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसे मेंबर हैं जो ऐसा कंप्लेन करते हैं कि बेटा या बेटी या आप थोड़ा क्लियर बोलो और थोड़ा आप साफ नहीं बोलते हो, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो उनका हियरिंग टेस्ट अर्जेंटली करा लो, हो सकता है उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो। अच्छा, कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सारे रीजंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इतना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है कि आपको अपना ईयर खुद प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आपका जो भी सिस्टम, चाहे टीवी हो चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, या तो आप जब ईयरफोन लगाए हो, अगर वॉल्यूम ज्यादा लगता है तो उसको कम कर दो थोड़ा। बहुत ज्यादा नॉइस है जहां पे आप कम नहीं कर सकते, क्या करोगे? आप वहां से बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ, दूर बैठ जाओ, तो वो नॉइस आपको डैमेज नहीं करेगा आपके हियरिंग को। या अगर आप काम करते हो जहां पे नॉइस रहेगा ही रहेगा और आपको उसी नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करना है, तो प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं, ईयर प्लग है, जो हम लोग कस्टमाइज्ड ईयर प्लग आपके कान का माप लेके बनाते हैं, कस्टमाइज्ड ईयर प्लग लगा लो, या तो प्रोटेक्टिव हेडफोन्स होते हैं उसको लगा लो। ये सारे जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेज होते हैं, ये 25 टू 30 डेसिबल नॉइस को डैम्प कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉइस लेवल 110 है वो 30 डेसिबल कम हो जाएगा, तो कुछ 80 डेसिबल तक रह जाएगा, या तो 100 डेसिबल है तो 70 डेसिबल तक रह जाएगा, तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ 5 तरीके हैं जिसकी वजह से जो आप यूज कर सकते हैं, आप लाउड नॉइस को अवॉइड करो। अब आप जब म्यूजिक सुन रहे हो तो ध्यान दो कि वॉल्यूम 60% से ज्यादा ना हो आपके म्यूजिक सिस्टम का। जब भी लाउड इवेंट्स या एक्टिविटीज हैं उस पे आप अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट करो। प्रिकॉशंस लो अपने काम करते समय, अगर नॉइजी प्लेस है तो वो प्रिकॉशंस लो, और इंजुरी को बचाओ, आपके हेड इंजुरीज ना हो। जब आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट वगैरह पहने, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार वगैरह तो अपना सीट बेल्ट लगाओ ताकि आपके हेड इंजुरीज ना हो। और एक फ्रीक्वेंट रेगुलर हियरिंग टेस्ट कराते रहो। अगर आप इन सारे कंडीशंस में आते हो तो एक रेगुलर टेस्ट कराते रहो, जिसकी वजह से आपका जो हियरिंग स्पेशलिस्ट है, अगर वो देखते हैं कि कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं हियरिंग प्रॉब्लम का, तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करेंगे जिससे ये प्रोग्रेस ना हो और डिक्लाइन ना हो आपका हियरिंग। आप अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस ना हो, आप अपने हियरिंग को कंट्रोल बचा सकें, अपने हियरिंग सेंस को संभाल सकें आपके एंड ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आपको ये ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप इसके लिए आप हेल्दी फूड वगैरह खाइए, और कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करिए, थोड़ा जॉगिंग करिए, थोड़ा आपका बॉडी एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, योगा करिए। स्मोकिंग, लोग सोचते हैं स्मोकिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मोकिंग भी हमारे नर्व्स और हियरिंग सेल्स को डैमेज कर सकता है। जैसे स्मोकिंग आपके लंग्स को खराब करता है। लंग्स ही तो एरिया है जहां से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। तो जब आप लंग्स को ऑक्सीजन ने देके आप एक टॉक्सिक एजेंट दे रहे हो, तो टॉक्सिक एजेंट शरीर के हर एक पार्ट में जाएगा। तो स्मोकिंग हियरिंग नहीं, बहुत सारे सेंसेस को डैमेज कर सकता है। अब बहुत सारे लोग स्मोकिंग को छोड़ने के लिए वैपिंग करते हैं, जो केमिकल से बना हुआ इलेक्ट्रिक वाला स्मोक रहता है। अच्छा, उसमें जो केमिकल्स वगैरह होता है वो उसमें भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे हियरिंग को डैमेज कर सकते हैं। तो आप कुछ अल्टरनेट ढूंढिए स्मोकिंग को से क्विट करने के लिए, कुछ और ढूंढिए। वैपिंग इज नॉट गुड। और ड्रिंकिंग भी अगर आप करते हैं तो थोड़ा लिमिटेशंस में करिए। बहुत ज्यादा अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो वो भी सही नहीं है। ये आपके हियरिंग प्रोसेसर्स को डैमेज करता है, आपके हियरिंग एरियाज को डैमेज करता है। बहुत सारे रिसर्च पाया गया कि ये जो स्मोकिंग, वैपिंग या ड्रिंकिंग, हैवी ड्रिंकर्स वगैरह हैं, उनमें सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। मतलब वो बढ़िया पार्टी करके, ज्यादा स्मोक करके, ज्यादा ड्रिंक करके सोए और सुबह उठे तो उनको सुना ही नहीं दे रहा। तो इन चीजों से बचिए।
अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए। अब डायबिटीज को आप कैसे ना होने देना, डायबिटीज ये शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गया तो उसके वो प्रिकॉशंस ले जिससे डायबिटीज बढ़े ना। डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज करिए, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा योगा वगैरह करिए ताकि स्ट्रेस ज्यादा ना हो, क्योंकि स्ट्रेस जब आपको होगा तो उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है। तो स्ट्रेस अगर कंट्रोल में है तो बेहतर होगा। और आपको खाने में कुछ अच्छे विटामिन लेने चाहिए खाने पीने के लिए, और अपने आपके अच्छे हीरिंग के लिए B12 विटामिन ज्यादा अच्छा होता है। कुछ मिनरल्स भी लीजिए जैसे पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे आपको आपके हीरिंग सेल्स को एक तरह से एक एनर्जी का देने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी होता है, मतलब उनके शरीर में आयरन की कमी अगर हो जाती है तो उसकी वजह से आयरन क्या करता है, आपके ब्लड में आरबीसी को डेवलप करता है, और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, सो रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करता है। अब जिनमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है तो वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करता है, और जब ऑक्सीजन हमारे हीरिंग एरियाज में कैरी नहीं होते जितना रिक्वायर्ड है तो हीरिंग सेल्स भी डेड होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो ये सारे आपके खाने पीने के हैबिट्स को भी आपको मेंटेन रखना है। और मेन रीजन आपका एक दवाइयों पर ध्यान दीजिए कि जो दवाइयां खराब है उसको ना खाएं। अच्छा, आपके बच्चों का प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चों के हीरिंग को? तो सबसे पहले तो शुरुआत आपको वहां से देना चाहिए जहां जब आप प्लान कर रहे हो कि हाँ बेटा या बेटी चाहिए हमारी फैमिली। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स के साइड से या तो मेल साइड या फीमेल साइड, दोनों साइड से आप चेक करिए कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को हीरिंग प्रॉब्लम था क्या। अगर हीरिंग प्रॉब्लम था तो आप जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह आपको कराना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि आपको चांसेस हैं क्या कि आपके बच्चे में हीरिंग लॉस आ सकता है। तो उसके लिए बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्लानिंग टू conceive a child, you should get your testing done, or you should meet specialists, we call it genetic counseling, so you meet them, वहां पे वो लोग आपको बताएंगे कि चांसेस कितना है या चांसेस है या नहीं है। तो ये एक प्रिकॉशन है जिससे आप अपने हेल्दी बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं। ओनली नॉट हीरिंग, उस अगर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो हस्बैंड हैं उनको ये मेंटेन करना है कि उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, बहुत ही ज्यादा हैवी फिजिकल काम न करना पड़े, और खाने पीने का विटामिन लेवल, मिनरल लेवल भी मेंटेन करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेवर स्मोक प्लीज, नेवर ड्रिंक प्लीज, एंड नेवर ट्राई टू टेक एनी ड्रग्स, एनी मेडिकेशंस व्हिच आर नॉट रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। वही दवाइयां लें जो जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा ना लें, जितना जरूरत, जितने से काम हो जाए उतना ही लें। कोई भी दवाई है, जितना भी दवाइयां हैं उन सब का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो जरूरत के समय ही लें, नहीं जरूरत है तो दवाइयां ना लें। अच्छा, बच्चे हमारे यहाँ पे जैसे ही जन्म हो जाता है बच्चे का, तो शुरुआत से ही उसको दे देंगे सब लोग बहुत सारे टॉयज, वो बहुत सारे नॉइस क्रिएट करने वाले। आजकल तो बच्चों को सब देंगे गन जो टक 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 नॉइस करेगा, मोबाइल फोन देंगे जो बच्चे ईयरफोन कान पर लगाएंगे और नॉइस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, या तो कुछ ऐसी चीजें देंगे जिससे वो हिलाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नॉइस करेगा। अब ये क्या करता है, जब बच्चों का हियरिंग तो बहुत सेंसिटिव है, वो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका हियरिंग लेवल एडल्ट के लेवल के कंपैरिजन में बच्चों का हियरिंग लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे मान लो बच्चे एडल्ट 15 डेसिबल पे सुनते हैं तो बच्चे 0 to 5 डेसिबल पर ही सुनते हैं, तो उनका हियरिंग ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उनके लिए लाउड साउंड विल बी टू लाउड कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट्स। तो जो भी टॉयज आप लाते हैं अगर वो बहुत नॉइजी है तो इन बच्चों को हियरिंग लॉस कर सकता है। वो धीरे धीरे होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करना बंद करेगा तब आप रश करोगे, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरी बेटी को, क्यों नहीं सुन रहा है। तो सबसे पहले आप खुद जानो कि आप तो नहीं हो रीजन अपने बच्चे का हियरिंग डैमेज करने में। तो जब भी आप टॉयज खरीदते हो पहले देखो कि उसमें नॉइस लेवल कितना है। अगर ये आपको नॉइजी लगता है तो आप बच्चों को मत दो, और बच्चों को देते भी हो खेलने के लिए
तो कुछ समय बाद वो टॉयज हटा दो, चेंज कर दो उनको, कुछ किसी और एक्टिविटीज में मिंगल करो। अच्छा, बहुत सारे एक्सटर्नल नॉइज भी हैं, जैसे आपके घर में कुछ काम चल रहा है, कोई कटिंग वगैरह चल रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके अगल बगल में कोई फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो इन सारे एरियाज में अगर आप रहते हैं तो वो भी का रीजन बन सकता है कि आपके बच्चे के हियरिंग को डैमेज कर सके। अच्छा, और एक और रीजन है पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी जहाँ है वहां पे अपने बच्चों को उतना विटामिन्स, उतना मिनरल्स, उतना खान पीन का जो बैलेंस है वो हो नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी बच्चों में हियरिंग लॉस हो सकता है। और उसके बाद दवाइयाँ, जो जरूरत की दवाइयाँ नहीं है वो बच्चों को भी ना दें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना पेडियाट्रिशियन के अपने बच्चों को कोई भी दवाइयाँ ना दें, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके वो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हों। अगर वो कहते हैं वो सब जानते हैं तो बिलीव मत करिए, आप पेडियाट्रिशियन मिलिए, वो उनको पता होगा कि कौन सी दवाइयाँ कितने डोज में देनी चाहिए आपके बच्चे को। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। आप देखते होंगे कि कोई भी सुबह सुबह उठा और कंप्लेन कर रहा है, अरे सुनाई नहीं दे रहा है, या तो काम पर से घर आया और फोन किसी को लगाया और पता चला कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। इस सारे कंडीशन को हम बोलते हैं सडन हियरिंग लॉस। अच्छा, अगर आपके फैमिली में किसी को ऐसा होता है तो इससे घबराइए नहीं। जो सडन हियरिंग लॉस है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये फुली रिकवर हो जाएगा। तो अगर किसी को सडन हियरिंग लॉस होता है तो आपको बड़ा फास्ट इस पे रिएक्शन देना है। सबसे पहले जैसे ही आपको हियरिंग लॉस, अगर किसी को आपके फैमिली में, आपके अगल बगल में किसी को सडनली हियरिंग लॉस हो जाता है, सब कुछ ठीक था और अचानक सुनना बंद हो गया, तो सबसे पहले फोन कॉल करिए ईएनटी फिजिशियन को, उनसे जाके मिलिए। वो ईएनटी डॉक्टर आपके हिस्ट्री वगैरह लेंगे, आपका कान का टेस्ट करेंगे, कान के अंदर देखेंगे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, तो कोई ऐसा फिजिकल इंजुरी तो नहीं हुआ है। फिर वो आपको कुछ दवाइयां देंगे और बीच में आपको बोलेंगे कि एमआरआई सीटी स्कैन करा लो, और वहां से वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले वो भी ये भी देखेंगे, वो ये भी चेक करेंगे कि हाँ, आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास में जाइए, हियरिंग स्पेशलिस्ट जो हम हैं, आप जाइए वहां पर, पहले अपने हियरिंग टेस्ट करा लो। तो आपका एक हियरिंग टेस्ट हो जाएगा कि आज कितना है, और दवाइयां शुरू करने के बाद में हर एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कितना हियरिंग इंप्रूव हो रहा है। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपका फॉलोअप बढ़ता जाएगा, आप ऑडियोलॉजिस्ट से मिलते जाएंगे, आपका टेस्टिंग होता जाएगा, आप पाओगे कि आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपको हर एक टेस्टिंग सेशन में बताएगा कि आपका हियरिंग इतना इंप्रूव हो गया, और आगे इतना इंप्रूव हो गया, और आगे इतना इंप्रूव हो गया। तो फाइनली आप पाओगे कि आपका हियरिंग नियरली नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस पे आप फास्ट एक्ट करोगे तब। हियरिंग लॉस हो गया, आप सोचोगे कि अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं, आप इस पे रिएक्शन जल्दी दे सकते हैं। जल्दी रिएक्शन देंगे तो ये रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अब किसी को मान लो, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या करें, जिनका प्रिवेंशन अब हो नहीं सकता, जिनमें हियरिंग लॉस को हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन है अगर उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो ही गया है, क्योंकि ये सारे हियरिंग प्रॉब्लम जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इनको मेडिसिन या सर्जरी से रिकवर नहीं कर सकते। इन सारे कंडीशंस को बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अच्छा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अपने आप में ही एक डेफिनेशन है। सेंसरी मतलब आपके सेंसरी सेल्स, न्यूरल मींस नर्व्स। तो सेंसरी सेल्स एंड नर्व्स अगर ये डैमेज हुए हैं तो इसको दवाइयों से, सर्जरी से ठीक किया नहीं जा सकता। जैसे अगर आपका उम्र बढ़ रहा है, आप जवान से बूढ़े हो गए हो, तो बूढ़े को जवान नहीं कर सकते। वैसे हियरिंग अगर काम कर रहा था, काम करते करते बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, डैमेज हो गया, तो उन हियरिंग सेल्स एंड नर्व्स को दवाइयां से और किसी से ठीक नहीं किए जा सकते। अच्छा, बहुत सारे रिसर्च इस पे किए गए कि हाँ, स्टेम सेल थेरेपी से कर देंगे, इससे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बहुत सारे रिसर्च अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम होगा तो आप कुछ भी दवाइयां या सर्जरी या कुछ भी करा के ठीक कर लोगे। और ट्रस्ट मी, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट सर्जरीज, इट विल नॉट रिकवर योर हियरिंग to 100% normal. You will still need rehabilitation even after all these surgeries. You might have heard about cochlear implant or something. तो अगर आपको हियरिंग लॉस है और कॉकलियर इम्प्लांट भी करा लेते हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो इसमें भी रिहेबिलिटेशन आपको चाहिए। यू विल नीड ऑडिटरी वर्बल थेरेपी टू start listening and communicating like normal person. So better you prevent. अच्छा, तो जिसको भी हियरिंग लॉस होता है उनके लिए जो सबसे
अच्छा ऑप्शन है हियरिंग को, हियरिंग हेल्प के लिए, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, बेटर हियरिंग के लिए, वो है आज के समय का डिजिटल हियरिंग एड्स। अच्छा, दो तरह के मार्केट में हियरिंग एड्स पाए जाएंगे, एक एनालॉग हियरिंग एड, एक डिजिटल हियरिंग एड। जो डिजिटल हियरिंग एड है ये कुछ 1987 में पहली बार मार्केट में आया था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के साथ में। ये जब शुरुआत में आया था तो काफी बड़ा था। अभी तो ये इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आ गए, बहुत सारी चीजें ऐड हो गई, अभी 30 साल से ज्यादा हो गया, तो इसमें इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हो चुका है। अभी तो बहुत ही छोटा भी है, बहुत ही डिस्क्रीट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले हियरिंग लॉस हो तो आप सबसे पहले आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास में जाइए, अपना हियरिंग प्रॉब्लम बताइए क्या क्या हो रहा है। ऑडियोलॉजिस्ट आपका कान टेस्ट करेंगे, आपके टेस्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस पर वो आपको बताएंगे कि कौन सा हियरिंग एड आपको चाहिए। आप उसका डेमो भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग एड ट्रायल सेशन। उस ट्रायल सेशन में आपको वो बताएंगे कि हाँ कौन सा हियरिंग एड आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपकी जरूरत के अनुसार ज्यादा फिट करेगा, किससे आप ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। उसके बाद आप हियरिंग एड यूज करो। आप अपने नॉर्मल लाइफ को, जैसे आपका नॉर्मल लाइफ था वैसा आपका नॉर्मल लाइफ रहेगा, ये चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े। अच्छा, आपको एक और चीज है, आपके ना परसेप्शन को, आपके सोच को बदलने की जरूरत है। अब मैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि अगर मैं हियरिंग एड पहनता हूं और मुझे कोई देखेगा तो सोचेगा कि अरे ये तो एबनॉर्मल है। ब्रेन नॉर्मल है उनका, एबनॉर्मल हियरिंग है। आपको डायबिटीज होता है वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है ना, आपको कार्डियो प्रॉब्लम होता है वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो अगर किसी को कार्डियो प्रॉब्लम है तो उससे हम नहीं कहेंगे कि एबनॉर्मल आदमी है, किसी को डायबिटीज हुआ तो नहीं कहेंगे ना कि एबनॉर्मल आदमी है। तो किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, ये भी एक बॉडी का कमजोरी है। किसी को स्पेक्टिकल लगा है तो आप उसको एबनॉर्मल नहीं कहते ना। पहले था कि हाँ अगर किसी ने चश्मा लगा लिया तो अंधा है, ब्लाइंड है, इज ब्लाइंड। लड़कियों की शादियां नहीं होती तो चुराना पड़ता था उनको कि हाँ मुझे दिखाई नहीं देता, वो छुपा के शादी होती थी। आज के समय में भी हियरिंग प्रॉब्लम के लिए भी सेम है। अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, मशीन लगाने पे वो सुन सकता है नॉर्मल, बट सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हियरिंग एड दिखता है। केवल हियरिंग एड दिखने से आपका सोच ये नहीं होना चाहिए कि आप जिससे आप बात करें वो एबनॉर्मल है। दुनिया में ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इवन सम ऑफ द प्रेसिडेंट, सम ऑफ द वेरी नोन मिनिस्टर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है। हियरिंग एड लगा के वो अपना जैसा बिजनेस था उसको ग्रो कर रहे हैं। तो हियरिंग प्रॉब्लम आपके लाइफ को रोक नहीं सकता। यू आर ग्रोइंग, यू विल स्टिल ग्रो इफ यू हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट डन। अच्छा, तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं हियरिंग एड से, आज के समय में ये गारंटीड है कि हम ऑडियोलॉजिस्ट डिलीवर कर सकते हैं। आपका हियरिंग डैमेज्ड है, आपके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को ये लिमिट कर देता है, तो उन सारे लिमिटेशंस को हम रिमूव कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं आपको। अच्छा, जो आपका ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो हियरिंग एड्स होते हैं ये बहुत बल्कि बड़े होते हैं, मशीन लगाने के बाद में बहुत नॉइस करता है, बगल में मेरे कोई बैठा है तो उसको नॉइस होगा, ये सारी चीजें एनालॉग डिवाइसेस करती थी, पुराने वाले जो एक एम्पलीफायर थे। आज के भी समय में आपको ऑनलाइन वगैरह पे आपको एनालॉग डिवाइसेस मिलेंगे, आपको सस्ते सस्ते में दाम में बताएंगे, चाइना से आएंगे, यहाँ वहां से कोई भी बना के दे देता है। तो ये सारे मिसकॉन्सेप्शन, जो ये एनालॉग डिवाइसेस हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको बैड या तो मिसकॉन्सेप्शन देने के लिए हियरिंग एड के बारे में। जब आप एक्चुअल हियरिंग एड स्पेशलिस्ट से मिलोगे, ऑडियोलॉजिस्ट से मिलोगे, जब वो आप ट्राई करोगे, कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि आप बस हियरिंग एड लेके चले जाओगे यही काम करेगा। वो सब आपको, जो हमारा एक साइंटिफिक प्रोसीजर है उसमें हम आपको एक डेमो देते हैं, ट्रायल कराते हैं, दिखाते हैं कि देखो मशीन लगाने के बाद में, हियरिंग एड लगाने के बाद में आप कैसा सुनोगे, और फिर आपको ही ऑप्शन हम देते हैं कि आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल आपके लाइफस्टाइल के अनुसार होगा। तो अपना ये कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको चेंज करना होगा कि हियरिंग एड लगाने से भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, होता है। मैं अपने इस फील्ड में, हियरिंग रिहेबिलिटेशन के फील्ड में नियरली 7 to 8 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। 6 साल की मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है। बहुत सारे बच्चों को जो स्पेशल स्कूल में जाते थे, मशीन उनको लगाया मैंने, उनको मैंने बोला अब नॉर्मल स्कूल में जाओ। सोचिए कितना चेंज हुआ होगा उन सारे फैमिलीज में जिनका बच्चा था और वो सुन नहीं रहा था, पेरेंट्स परेशान थे, उनको लग रहा था कि मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो अंधकार में जा रहा है। अब वो फिर नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल हो गए।
तो आपका सोच बदलने की जरूरत है। आज के समय का जो डिजिटल हीरिंग एड है बहुत ही छोटा है, दिखता नहीं है और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही सही काम करता है। आपको जो जरूरत है ना वहां तक हम पहुंचे हैं। आप बिलीव करो या ना करो, हम तो इतनी स्टडी कर चुके हैं ऑडियोलॉजी और हियरिंग में कि हम आपके हर एक हियरिंग नर्व्स को पढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन सा नर्व किस तरीके से रिएक्ट करता है हियरिंग के लिए। आपके दोनों कान में जब आप साउंड सुनते हो बाहर से, तो क्यों दो नहीं लगता, कान दो है लेकिन एक ही क्यों लगता है? सबके साइंटिफिक रीजन है। कोई आवाज दूर से आता है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि दूर से है, पास से आता है तो पास से है, चार लोग बात करें तो चार से। ये सब का एक रीजन है। इन सारे रीजंस को, ये जो जिनकी वजह से आपका ब्रेन इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकता है, उन सारे कैलकुलेशन को हमने हियरिंग एड में दिया है। हियरिंग एड आप लगाओ, आप जैसा नॉर्मल फील करते हैं वैसे ही आप हियरिंग एड लगा के भी फील करोगे, लेकिन एक्सेप्ट करोगे तब। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हियरिंग एड हमें भी काम देगा, हमारी फैमिली में जिनको प्रॉब्लम उनको भी काम देगा, आपके बच्चे, बूढ़े, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, किसी को भी है हियरिंग प्रॉब्लम, उन सबको हियरिंग एड आज के समय का बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके हर एक लाइफस्टाइल के पैटर्न को कॉपी कर सकता है, उसमें फिट हो सकता है। अच्छा, आप हियरिंग एड के बारे में अगर आप जानना चाहें कि हाँ हियरिंग एड आखिर क्या क्या करता है, डिजिटल हियरिंग एड्स में क्या क्या है। अच्छा, इसमें बहुत सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, छोटा छोटा चीजें बताता हूँ। तो जो आज के समय का एक बेसिक टाइप का कोई भी डिजिटल हियरिंग एड है, उन सारे हियरिंग एड्स में कुछ चैनल और बैंड्स होता है जिससे वो आपके हियरिंग किस तरह का पैटर्न का लॉस है उस पैटर्न्स में हम मैच कर देते हैं, तो आपको जितना जरूरत है एम्पलीफिकेशन का उतना ही होता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप उन सारी चीजों को अननेसेसरली एम्पलीफाइड नहीं सुनेंगे जिसकी जरूरत आपको नहीं है। ये पहले पॉसिबल नहीं था जब तक डिजिटल हियरिंग एड नहीं था। अभी डिजिटल हियरिंग एड है तो जहां पे आपको मान लो आप स ट फ थ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स नहीं सुनते हैं, तो इन सारे साउंड को ही हम केवल हियरिंग एड में बड़ा करेंगे और बाकी सारे साउंड्स आप नेचुरली नॉर्मल ईयर से सुनेंगे। इसमें जो आप जानते हैं या सुने हैं कि मशीन लगाने के बाद एक नॉइस रहता है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल फीडबैक। मतलब ये फीडबैक होता है जो नॉइस क्रिएट करता है। तो हमने डिजिटल फीडबैक रिडक्शन डेवलप किया जो इन सारे नॉइसेस को कैंसिल कर देता है, कम कर देता है, तुरंत तुरंत कम। हियरिंग एड जैसे ही लगाओगे अगर ये नॉइस जो है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। और ये मशीन लगाने के बाद में आप बहुत सारे नॉइजी प्लेसेस पे जाएंगे जहां पे बहुत नॉइस है, तो हर एक डिजिटल हियरिंग एड में एक नॉइस रिडक्शन का फिल्टर लगा रहता है, जो जिसकी वजह से आप नॉइजी प्लेस में भी जाएंगे तो ये स्पीच पे ज्यादा फोकस करेगा और नॉइस को कम कर देगा। अच्छा, ये समझ लिए कैसे करता होगा। क्या करता है कि डिजिटल हियरिंग एड आपके साउंड को कैच करता है, कैच करने के बाद में ये डिजिटल साउंड में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल का साउंड क्या होता है, समझ लो एक बाइनरी नंबर 1 और 0। तो ये जो डिजिटाइज जब ये बदल देता है, कोई भी चीज अगर डिजिटाइज हो गया उसको हम किसी भी तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके में उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज का डिजिटल हियरिंग एड केवल साउंड को एम्पलीफाई ही नहीं करता, उसको प्यूरिफाई भी करता है। उसको प्यूरिफाई करेगा आपकी जरूरत के अनुसार, उसको एम्पलीफाई करेगा आपकी जरूरत के अनुसार। उसमें उन सारे साउंड्स को ही अलाउ करेगा जो आप सुनना चाहते हैं। जो साउंड आप नहीं सुनना चाहते हैं उसको हम कम कर सकते हैं यूजिंग अवर डिजिटल प्रोसेसर। इसमें माइक्रोफोन हमने जो लगाया शुरुआत में तो नॉर्मल सिंगल माइक्रोफोन थे, बाद में हम लोगों ने इसमें डायरेक्शनल माइक्रोफोन वगैरह डेवलप किया साइंटिस्ट ने। अब डायरेक्शनल माइक्रोफोन हेल्प करेगा कि आप मशीन लगाए हो, आप और आपसे कोई सामने से बात कर रहा है, कोई पीछे से बात कर रहा है, तो आपको पीछे बार बार टर्न होकर बात नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पीछे बात करो तो हियरिंग एड खुद ही फोकस बैक कर लेगा, ऑटो फोकस, ऑटो डायरेक्शनलिटी। जहां पे भी लोग बात कर रहे हैं तो हियरिंग एड खुद ही ऑटोमेटिकली फोकस करता रहेगा। ये बीम फॉर्म कर लेता है, चार लोग बात करें, चार लोगों के ऊपर फोकस कर लेगा कहां से कौन बात कर रहा है, तो आप मिस नहीं करोगे। हाँ, अब अगर एक साथ ही सब बोल दें और आप कहो कि क्यों नहीं समझा, तो नॉर्मल को भी नहीं समझ आता। सब एक साथ ही बोल दें, हम भी बोलते हैं भाई सब लोग एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो। तो पार्डन मी। तो हियरिंग एड लगाने वाले भी सभी चीजें कर सकते हैं जो हम नॉर्मल सुनते हैं। डिजिटल हियरिंग एड ये संभव कर रहा है, लोग ऐसा सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें और भी है, एक टेलीकॉल सेटिंग है जिसकी वजह से आप जैसे ही फोन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टेलीफोन को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। टेलीकॉल मोड में जब हो जाता है तो जो आपके फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एकॉस्टिक साउंड्स निकलता है आपके फोन से, उसको ये
ये जब जो टेलीकॉल है उसको रिसीव करने के लिए बना है, तो आपका फोन कन्वर्सेशन भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और बहुत सारे एफएम कंपैटिबिलिटी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो इनपुट लेवल्स हैं। जैसे आप थिएटर्स वगैरह में जाते हैं और आप हीरिंग एड लगाए हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी थिएटर होते हैं जिसमें वो सेटिंग होता है कि हीरिंग एड यूजर अगर यहाँ पर आते हैं तो उनका हीरिंग एड ऑटोमेटिकली यहाँ के स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में जानना होगा। तो वो सारे ऑप्शंस भी हैं। क्लासरूम्स में भी ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जो भी स्पेशल स्कूल वगैरह है। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजीज आज के समय का क्या क्या है? आज के समय का थोड़ा टाइम आप लोगों का ज्यादा दे रहा हूँ, बस कुछ समय में मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ। आज के समय में जो न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ब्लूटूथ फंक्शंस आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आप अपने हियरिंग एड को एप्स, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बैटरीज जो है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, आपको बैटरी बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप इको फ्रेंडली हो जाते हैं, बैटरी आप बाहर ऐसे ही फेंकते नहीं है, तो एक आपके इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है। बहुत लोगों को कान में जो नॉइस होता है उसको मास्क करने के लिए भी इसमें एक टिनाइटस मास्क का फीचर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक कान से नहीं सुनाई देता, एक कान में सुनाई देता है। तो आज के समय ऐसे हियरिंग एड्स हैं जिनको एक कान से सुनाई देता है और एक कान से नहीं सुनाई देता है, तो वो एक साइड का साउंड पूरा नहीं सुन पाते। तो इस साउंड को इस तरफ से ट्रांसफर करके दूसरे तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से आप अवेयर रहते हो, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो आपके इन्वायरमेंटल साउंड्स को, लोकेशंस को, डायरेक्शंस को। तो आप फील करते हो कि आप 360 डिग्री की सारे साउंड सुन रहे हैं। अगर इम्पल्स नॉइज, बहुत ज्यादा लाउड साउंड सडनली आ जाता है, तो आजकल के हियरिंग एड्स जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ऑटो कंप्रेशन, फास्ट कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी आवाज बहुत बड़ा अगर आता है उसे कंप्रेस करके छोटा कर देता है। तो जो भी हियरिंग एड आप यूज करोगे उसमें आप पाओगे कि आपके जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि आज के हियरिंग एड्स हैं जो आपका एक कंफर्ट मेंटेन करेंगे। कोई भी साउंड, जो भी मिनिमम लाउडनेस लेवल एक रहेगा और एक मैक्सिमम लाउडनेस लेवल रहेगा। तो हर एक चीज विद इन योर लिमिट रहेगा, कोई भी अनकंफर्टेबल लाउड नहीं होगा। और मशीन नॉइसेस को भी ये कंसील कर सकता है। मशीन, जो भी मशीनरी नॉइसेस होते हैं उनका एक अपना पार्टिकुलर एकॉस्टिक पैटर्न होता है जो हम लोगों ने हियरिंग एड में डाला है कि उसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है। विंड नॉइज के लिए भी सेम चीज है, इसको इसके एकॉस्टिक पैटर्न को आज के समय का हियरिंग एड आइडेंटिफाई कर सकता है और इसको रिड्यूस कर सकता है। आपका हियरिंग एड ये डेटा लॉगिंग भी करता है, मेंटेन करता है कि कौन कौन से सिचुएशंस में आप गए, क्या क्या एक्टिविटीज आपने किया। और नए टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुए हैं उसमें आपके ब्रेन और बॉडी एक्टिविटीज को भी ट्रैक करता है। जैसे आपका स्मार्ट वॉच है, आपको ट्रैक करेगा कि आपने एक्सरसाइज कितना समय किया, कितने स्टेप्स आपने गए, तो ये सारे स्टेप्स वगैरह को काउंट करता है। तो आज के समय का जो हियरिंग एड है ये आपके बॉडी ब्रेन दोनों एक्टिविटीज को काउंट करता है, ट्रैक करता है, ताकि और आपको इंकरेज करता है कि और भी ज्यादा आप एक्सरसाइज में रहें, और ज्यादा आप बातचीत करें, इंगेज हों, कम्युनिकेशन ज्यादा करें, ताकि आप ज्यादा नॉर्मल फील करें। ये रिमोट प्रोग्रामिंग में भी है, मतलब आप अगर घर पे अपने बैठे हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप अपने हियरिंग एड में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चीजें आज के समय में पॉसिबल है। खास करके कोविड की वजह से ये ज्यादा जरूरी था कि आप घर पे बैठे हो, कोई चेंजेस चाहिए तो हम आपसे अपने क्लिनिक में बैठे बैठे ये चेंजेस कर सकते हैं। अब म्यूजिक लिसनिंग मोड भी है। अगर आप म्यूजिक लवर हो, आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, सो दीज हियरिंग एड्स कैन बी चेंज, यू कैन सेलेक्ट अ म्यूजिक मोड और आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करो हियरिंग एड को, डायरेक्ट कान में आप प्ले कर सकते हो। अच्छा, अभी ऐसे भी हियरिंग एड्स हैं जो आप टैप कंट्रोल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, आप पूछ सकते हैं कि वेदर क्या है, आप अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं हियरिंग एड में, तो रिमाइंडर बताएगा कि आपका 4 o'clock आपका किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। और इनमें जो एप्लीकेशंस है उससे ये आपके किसी अदर कंट्री में गए और आपको लैंग्वेज नहीं आता तो लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने का काम करता है। आप मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं और ये रिकॉर्ड करके आपका मैसेज भी भेज सकते हैं। तो जो आप हियरिंग एड के बारे में सोचते हो, जो आप मोबाइल में जितने भी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे टेक्नोलॉजीज आपके हियरिंग एड में भी आज के समय में यूज हो रहे हैं। तो आज का हियरिंग एड केवल एम्पलीफिकेशन डिवाइस नहीं है, ये स्मार्ट डिवाइस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें मशीन लर्निंग है। ये उन सारी चीजों को कर सकता है जो
एक नॉर्मल ब्रेन को चाहिए नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो अपने आप को रोकिए नहीं, आज के समय के हीरिंग एड्स को इस्तेमाल करिए अगर आपको हीरिंग का प्रॉब्लम है, और अपने आप को सोल्यूशन दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट का। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप गए किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप खाना खाने बैठे हो, और वहां पे आपका फ्रेंड जो है वो आपको कुछ कविताएं सुनाना चाहता है कि हाँ सुनो, मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ आपको। अब आप समझ लो, और आपने अगर हीरिंग एड, मान लो हीरिंग प्रॉब्लम है, आपने हीरिंग एड लगाया है, तो अब आपका हीरिंग एड कैसे काम करेगा? तो जब आपका जो फ्रेंड जब बात कर रहा है और वहां रेस्टोरेंट में कुछ डिशेस के सडन सडन साउंड्स है, वो हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे, तो क्या करेगा हीरिंग एड? इंपल्स नॉइसेस को रिड्यूस करेगा, इंपल्स नॉइस रिडक्शन कर देगा। और अगर वहां पे जब आप बात कर रहे हो, वहां पे अगल बगल में बहुत सारे मशीन्स, वेंटिलेशन, स्टोव वगैरह का जो नॉइस है या तो अगल बगल में, तो उन सारे नॉइसेस को कम कर देता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल नॉइस रिडक्शन। और आपके पीछे लोग बात कर रहे हैं और सामने आपका फ्रेंड बात कर रहा है, आपको फोकस किसको करना है? आपके फ्रेंड को। तो इसमें डायरेक्शनल माइक्रोफोन है जो आपके फ्रेंड पे ज्यादा फोकस करेगा कंपेयर टू द बैकग्राउंड स्पीच साउंड्स। सो इसमें स्पीच टू स्पीच नॉइज रिडक्शन भी रहता है, जो फोकस सामने को करता है, बैक वालों को नहीं। तो वहां पे जो भी आपका फ्रेंड जो भी चीजें बता रहा है, आप बड़े अच्छे फोकस के साथ में सुन सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके कविताओं को पर वाह वाह कर सकते हैं। और अगर वो कोई जोक सुना रहा है तो जोक पे आप हंस सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप जिस भी फ्रेंड के साथ में बैठते हैं, वो मेमोरीज आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अगर आपके पास में आप अगर डिजिटल हियरिंग एड कैरी कर रहे हो तो। अच्छा, बेनिफिट्स बहुत सारे रिसर्च ने क्या बताया कि जो भी हियरिंग एड्स यूज करते हैं, जिनको भी हियरिंग लॉस है, ये आपके लोनलीनेस को, आइसोलेशन को रिड्यूस कर देता है। अगर कि आपको डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर्स है, तो ये डिमेंशिया के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, और आपके ओवरऑल लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इंप्रूव कर देता है। आप अगर आपको चांसेस हैं आपके फिजिकल मसल्स कमजोर हो गए हैं, ओल्ड है वो ओल्ड होने की वजह से, तो आपके चांसेस ऑफ फॉलिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो ये रिस्क ऑफ फॉल्स को रिड्यूस कर देता है, एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम कर देता है, और आप बातचीत करने में जो मेंटल फटीग हो जाता है, थकावट आ जाती है, उन सारी चीजों को भी कम करता है। आप बात करने में थकेंगे नहीं। अच्छा, ये आपके अटेंशन और मेमोरी को भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी बेहतर हो जाता है। एक रिसर्च या तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हियरिंग पर्सन होते हैं विदाउट हियरिंग लॉस, उनका एज के अनुसार कॉग्निटिव फंक्शंस धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, लेकिन कंप्लीटली एबनॉर्मल नहीं होता। लेकिन जो हियरिंग एड नहीं यूज करते हैं, उनका एज के अनुसार अगर हियरिंग लॉस है तो उनका कॉग्निटिव फंक्शंस है, जो इंटेलिजेंस है, फोकस है, अटेंशन है, स्किल्स, ये सारे स्किल्स जो है बहुत ही फास्ट स्पीड में डिक्लाइन होते चले जाते हैं। लेकिन अगर जिनको हियरिंग लॉस है, अगर वो हियरिंग एड यूज करें तो उनका जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो नॉर्मल की तरह ही बैलेंस्ड रहता है। So your hearing aid is not only helping you to hear, but is also maintaining and preventing further decline. It is preventing further decline of cognitive functions, and it is improving your confidence, your facial expressions, your communication skills. So please, if you have hearing problem, please get it tested. Let's hear together. Any person having hearing loss of any age should not be left alone. Everybody has to hear. सबको सुनना है, जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे, बूढ़े, पेरेंट्स, डॉटर, सन, किसी को भी हियरिंग प्रॉब्लम है, सबके लिए सॉल्यूशन है। आपका बच्चा जन्म लेता है, जन्म के कुछ ही समय बाद हम हियरिंग टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि बच्चा हाई रिस्क में आता है, कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके बच्चे का हम टेस्टिंग कर सकते हैं, तो सबके लिए सॉल्यूशन है। अच्छा, चलिए, हमारा ये लास्ट स्लाइड है। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस डिस्कशन से कुछ भी समझे हैं तो कुछ अपने साथ कैरी करिए, कुछ अपने साथ लेके जाइए। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि अगर हम हियरिंग प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मान लो किसी भी कंट्री में हियरिंग लॉस के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा? बच्चे एजुकेशन अच्छा नहीं पाएंगे, उनका जो मेंटल लेवल है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, और उनको चांसेस रहेगा कोई इंजुरीज ज्यादा पा सकते हैं। रोड वगैरह पे चलेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, किस डायरेक्शन से आ रही है। और ये
मेन कारण इसका क्या होगा कि ये पॉवर्टी को बढ़ाएगा, गरीबी को बढ़ाएगा। जिस कंट्री में भी हियरिंग लॉस ज्यादा होगा वहां पे पॉवर्टी भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिस फैमिली में भी लोग हियरिंग का प्रॉब्लम जिन फैमिली में भी है, उनको हायर एजुकेशन वगैरह में ज्यादा मुश्किलें होती है। जिनके पास पैसा है चलो ठीक है वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास पैसा नहीं है, वो हायर स्टडी इतना सारा ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होता है। तो जिस देश में भी ज्यादा हियरिंग प्रॉब्लम है उस पूरे देश में ही जो इनका इकोनॉमी है वो कमजोर हो जाएगा। तो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने लोगों के लिए ये अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को बताइए कि अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। और अगर ऐसे एरियाज में काम करते हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, उसको प्रिवेंट करें प्लीज। तो स्ट्रेंथन करिए अपने लोगों को, इम्प्लीमेंट करिए कुछ। ये जरूरी है कि सारे जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उन सबका हियरिंग टेस्ट होना चाहिए जैसे ही जन्म ले। और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर आपके अगल बगल में होंगे तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपके अगल बगल में ज्यादा स्पीच थेरेपिस्ट रहें, ज्यादा ऑडियोलॉजिस्ट हों, आप इनसे अपना हेल्प ले सकते हैं। और दवाइयों का भी कुछ रेगुलेशंस आना चाहिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हर एक दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या है वो भी यूजर्स को पता होना चाहिए। एंड प्लीज raise this awareness, help everyone to have better hearing, healthy hearing, and a better life. Thank you so much.